गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में हम अभी तक यह पढ़ चुके हैं कि हमें बायोमेडिकल बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हमें बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों पढ़ना चाहिए, हमारी किस काम आ सकता है ये सब्जेक्ट, इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। और हमने अपनी लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि कैसे ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है उसके बारे में स्टडी करेंगे और फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हम बायोमेडिकल मेजरमेंट्स में काम लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक टर्म है बायोमेट्रिक्स। हम जानते हैं कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं। बेसिक साइंस की ब्रांचेज हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। इसके बाद जितने भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं वो इन ब्रांचेज का ही सब रूप है। जैसे सपोज़ अगर हम बात करें, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो जो फिज़िक्स में हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर्स के साथ जो हम डिवाइसेस पढ़ते हैं जो सेमीकंडक्टर बेस्ड हैं, जैसे रेक्टिफायर्स हैं और डिवाइसेस जो सिग्नल्स को बूस्ट करने में काम आते हैं, सिग्नल्स को फ्लिप करने में काम आते हैं, वो सब डिवाइसेस के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, राइट। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री से रिलेटेड ब्रांच की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग है। और भी ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो बेसिक ब्रांच फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ही आगे और एडवांस वर्जन है। हम जो बात साइंस में एक सब्जेक्ट बायोलॉजी भी होता है जो मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड होता है। और जब हम ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी से रिलेटेड आती है और ह्यूमन बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स जनरेट करते हैं। उन फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स के जैसे फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स के मेज़रमेंट को जो साइंस की ब्रांच बेसिकली जिससे रिलेटेड होती है वो कहलाती है बायोमेट्रिक्स, राइट। सो तो बायोमेट्रिक्स क्या है? ये साइंस की एक ब्रांच है जो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स के मेज़रमेंट को इंक्लूड करती है, राइट। अब ये फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स को मेज़र किससे किया जाता है? वो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से किया जाता है। तो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली टूल्स हैं जो इन मेज़रमेंट्स को अचीव करने में काम आते हैं। तो बेसिकली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन बायोमेट्रिक्स ब्रांच को सपोर्ट करते हैं। अगर हम एक सिस्टम ऐसा माने जिसमें एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है और इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो वो सिस्टम कहलाता है मेन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। क्योंकि अगर हम बायोमेडिकल की बात करें, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली सारी जो भी मेज़रमेंट है वो हम किसके ऊपर कर रहे हैं? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के ऊपर कर रहे हैं। यानी हम इनपुट किससे ले रहे हैं? ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं और उन जो बेसिकली पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। तो जब मैन हमारा एक इनपुट है और इंस्ट्रूमेंट उससे इनपुट लेके रिकॉर्ड करने में, डिस्प्ले करने में काम आता है, तो ये पूरा ओवरऑल सिस्टम क्या कहलाता है? मैन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। जो मैन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का कंसेप्ट है वो दोनों तरीके इंस्ट्रूमेंटेशन में काम आता है, क्लिनिकल में भी काम आता है और रिसर्च में भी काम आता है। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है बायोमेडिकल क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और दूसरा कहलाता है बायोमेडिकल रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन। बायोमेडिकल क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में हम किसी भी पेशेंट से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने के बाद डॉक्टर उस डायग्नोज से उनकी केयर करते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं।
और बायोमेडिकल रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो किस काम आते हैं, जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो उनके बारे में नई नई नॉलेज लेने के लिए, नई नई रिसर्च करने के काम आते हैं। कि इन इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से जब नई रिसर्च होती है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिकल साइंसेस और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस होती जाती है। अगर हम ये बात करें कि हम मेज़रमेंट जो किसी भी लिविंग बॉडी पे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हम मेज़रमेंट करते हैं, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक मेज़रमेंट कहते हैं इन विवो मेज़रमेंट और दूसरे मेज़रमेंट कराते हैं इन वाइट्रो मेज़रमेंट। इन विवो मेज़रमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके या उसके ऊपर किए जाते हैं, जबकि इन वाइट्रो मेज़रमेंट में जो भी बॉडी का जिस भी चीज़ का मेज़रमेंट करना होता है उसका सैंपल बॉडी से बाहर ले लिया जाता है और फिर उसको मेज़र किया जाता है। हालांकि ये बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड होता है, राइट। एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ सकते हैं। जैसे सपोज हम ब्लड का पीएच मेज़र करना चाहते हैं, तो अगर ब्लड का पीएच मेज़र करने के लिए हमने डिवाइस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसर्ट किया है और उसी प्लेस पर हम ब्लड का पीएच मेज़र कर रहे हैं, यानी हम डायरेक्ट कांटेक्ट में मेज़र कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा इन विवो मेज़रमेंट। और अगर सेम ब्लड का पीएच मेज़र करने के लिए हमने ब्लड के सैंपल को बाहर ले लिया, बॉडी से बाहर ले लिया, पेशेंट की बॉडी से बाहर ले लिया, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब से फिर मशीनरी में डाल के उसका पीएच मेज़र किया जाता है, तो ये मेथड कहलाता है, क्योंकि बॉडी के बाहर हो रहा है, ये कहलाता है इन वाइट्रो मेज़रमेंट। बिकॉज इन वाइट्रो इज रिलेटेड विद इन ग्लास, कि हमने सैंपल को ग्लास ट्यूब में ले लिया और उसके बाद हम उसका मेज़र कर रहे हैं। तो होप आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी कि इन विवो मेज़रमेंट क्या होता है, इन वाइट्रो मेज़रमेंट क्या होता है, और मेन बेसिकली मशीन जो है, मेन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम क्या है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि हम मेन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम को समझने जा रहे हैं। ये एक पर्सन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये इसमें बेसिकली जो भी वो सिग्नल जनरेट करता है, बॉडी, लिविंग बॉडी जो भी सिग्नल जनरेट करती है, उन सिग्नल्स को हम पिक करके ट्रांसड्यूसर्स को देते हैं और ट्रांसड्यूसर्स वो सिग्नल्स को बेसिकली ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी उनको मेज़र कर सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सिग्नल्स हैं, क्योंकि बहुत हम आगे पढ़ेंगे कि सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं और वीक होने के कारण ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं वो उसको डायरेक्ट पिक नहीं कर पाते, तो इसको सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट में दिया जाता है, जहाँ पर कि उन सिग्नल के ऊपर ट्रीटमेंट होता है। अगर उनको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है तो उनको एम्पलीफाई करते हैं, अगर उनमें से कुछ फ़िल्टर करने की ज़रूरत है तो फ़िल्टर करते हैं। इस तरह के ट्रीटमेंट करके उसको इस लायक बना देते हैं कि वो रिकॉर्ड हो सके। अब वो सिग्नल डिस्प्ले पे भी जाता है, वो डिस्प्ले भी होता है, और वही सिग्नल रिकॉर्डिंग सिस्टम में भी जाता है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो सकती है, डाटा प्रोसेसिंग हो सकती है और इवन डेटा का ट्रांसमिशन भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्लोज लूप सिस्टम है। कैसे क्लोज लूप सिस्टम है कि जो सिग्नल डिस्प्ले हुआ है, राइट, वो सिग्नल भी यहाँ रिकॉर्डिंग में आ रहा है, और जो अगर डिस्प्ले नहीं भी हो रहा तो भी वो सिग्नल रिकॉर्डिंग में आ रहा है। और यहाँ पर पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद अगर हमें लगता है कि सिग्नल को फिर इम्प्रूव करना है तो वो सिग्नल वापस फीडबैक भी हो रहा है, यहाँ पर भी वापस सिग्नल फीडबैक हो रहा है। ठीक इसी तरह डिस्प्ले का जो सिग्नल है वो यहाँ कंट्रोल फीडबैक ब्लॉक डायग्राम में भी जा रहा है। ये अपने आप में एक सर्किट है जो फीडबैक देकर उस सिस्टम पूरे को कंट्रोल करता है। इस कंट्रोल फीडबैक में बेसिकली ये डिसाइड हो जाता है कि हमें कौन सिग्नल किस लेवल का चाहिए, तो उसका वापस वो सिग्नल फीडबैक होके स्टिमुलस के माध्यम से बॉडी में आता है
ताकि हम अगर ऐसा कुछ भी हमें चेंजेस चाहिए तो चेंजेस यहाँ पर होकर एंड देन सिग्नल वापस आ सके एंड ये अपने आप में पूरा का पूरा क्लोज लूप सिस्टम बन जाता है। अब इसमें क्योंकि मैन काम आ रहा है, ह्यूमन बीइंग काम आ रहा है एज अ इनपुट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स काम आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये यूट्यूब चैनल्स के साथ टीच करना अपने आप में एक वन वे कम्युनिकेशन है। ड्रॉबैक है कि हम ऑन द स्पॉट इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, और इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है कि उसमें हम जैसे ही लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा मैं उसको यूट्यूब वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगी और आपको लिंक भेजूँगी। उसके बाद आप इस लिंक से ओपन करके इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और ध्यान रखना है सारी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स जो हैं वो हमें इंग्लिश में याद रखनी है, इंग्लिश में ही पढ़नी है। हम चाहें तो उसकी स्पेलिंग में अगर दिक्कत है तो हम उसको हिंदी में लिख दें, बट ट्रांसड्यूसर को ज़रूरी नहीं आप TRANSDUCER लिखें, और आप ट्रांसड्यूसर को हिंदी में भी लिख सकते हैं, पर हमें लिखना ट्रांसड्यूसर है, राइट। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, इसमें कुछ कहीं भी कुछ भी डाउट है, तो आप जो हमने स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस पर अपने क्वेश्चंस रेज़ कीजिए। अगर आप रेज़ नहीं करते हैं तो मैं मान लूँगी आपको सब समझ में आया। जैसे आपने मेरे लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन रेज़ नहीं किया है तो ये मेरे को मान लेना चाहिए कि आपको सब समझ में आ गया है। और अगर आप व्यू नहीं कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आपको लेक्चर को व्यू तो करना ही पड़ेगा। आप व्यू करेंगे तभी आप देख पाएंगे, और देख पाएंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो इसे क्लियर कि आपको समझना है, रटना नहीं है। जो असाइनमेंट दिए जाते हैं उसकी कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, अपने वर्ड्स में लिखना है, बिकॉज उसके मार्क्स हैं। और आपको कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं ताकि हम उसके आंसर दे सकें। ओके, इस तरह से हम इस वीडियो लेक्चर का भी 2 वे कम्युनिकेशन बना देंगे, इंटरेक्टिव बना देंगे, राइट। तो जो हमने अभी ये देखा कि मैन मशीन इंस्ट्रूमेंट, जो मैन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है उसको प्रॉपर यूज़ करना अगर हमें है तो ये हमें पता होना चाहिए कि जैसे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, और जो ह्यूमन बीइंग है, लिविंग ह्यूमन बीइंग के जिस भी पार्ट का, जिसको कि हम यहाँ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम मेज़रमेंट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो क्या सिग्नल जनरेट करता है और कैसे करता है। जैसे सपोज़ अगर हम एक फंक्शन जनरेटर को यूज़ कर रहे हैं और हमें कहा जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि आप इसमें से साइन वेव एज ए इनपुट लेके CRO पे इसको डिस्प्ले करें, और अगर हमें यही नहीं पता कि साइन वेव की शेप कैसी होती है तो हम उसमें से डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि हमें कौन सा सिग्नल चूज़ करना है। इसी तरह अगर ये बताया जाए कि इसका पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड लो, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लो, अगर हमें यही नहीं मालूम होगा कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम उस फंक्शन जनरेटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग से कोई सिग्नल पिक करने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से, तो हमें पता होना चाहिए कि वो ऑर्गन बॉडी में कहाँ है, कैसे काम करता है और वो किस तरह के सिग्नल जनरेट करता है, क्योंकि वो ऑर्गन हमारा एक सब्जेक्ट है। तो यानी उस सब्जेक्ट की हमें नॉलेज होनी चाहिए। वो सब्जेक्ट अपने आप में पूरा एक सिस्टम भी हो सकता है। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है, उसमें बहुत सारे सिस्टम हैं जिसको कि हम इंजीनियरिंग से रिलेट कर सकते हैं। हमने देखा था कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है, मैकेनिकल सिस्टम भी है, थर्मल सिस्टम भी है, न्यूमेटिक सिस्टम भी है, एकॉस्टिक भी है, हाइड्रोलिक भी है, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो हमें इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज होगी तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी सिस्टम बॉडी में हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, और साथ के साथ वो बॉडी के अंदर एक दूसरे ऑर्गन से भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तभी हमारी पर्सन की बॉडी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग रह सकती है अगर ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन में कोई कमी आती है तभी कुछ ना कुछ डिजीज़ होती है।
हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मुंह से खाना खाते हैं तो खाना जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो पचाता डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, और उस फूड से जो एनर्जी देनी होती है उसमें वो केमिकल सिस्टम काम करता है, राइट। तो अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो हमारा फूड हमारे को डाइजेस्ट नहीं होगा और हमें अपच हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, राइट। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है विद इन द बॉडी, और इसी तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बहुत धूल आंधी चल रही है, और वो धूल आंधी के कुछ पार्टिकल्स धूल के और कुछ पतले पतले तिनकों के पार्टिकल्स हमारी आँख के सामने पहुँचने ही वाले हैं। अगर हमारी आँख ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, उसका व्यू हमारी आँख से बन के सिग्नल्स अगर ब्रेन में नहीं जाएंगे तो ब्रेन हमारी पलकों को कैसे डायरेक्शन देगा कि आप अपने आप को बंद कर लें, आँखों को बचा लें, ढक लें, ताकि आँखों के ऊपर कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेशन भी हमारा बहुत ज़रूरी है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली अगर हमें कोई भी मेज़रमेंट करना है तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उस ऑर्गन की नॉलेज होनी चाहिए। ये सभी ऑर्गन मिलके क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी और विद इन द बॉडी में भी। क्लियर? यहाँ पर हम आराम से देख पा रहे हैं इस फिगर में कि ये एक ह्यूमन बीइंग की एक इमेज दिखाई गई है इसमें, और इस ह्यूमन बीइंग से हमें क्या क्या इनपुट्स मिलते हैं वो बताए गए हैं और क्या क्या आउटपुट्स मिलते हैं वो बताए गए हैं। तो इन्हीं इनपुट्स और इन्हीं आउटपुट्स के माध्यम से हमारी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, और विद इन द बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, सिस्टम जो हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तब हम इस स्लाइड से समझेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से इनपुट्स हैं। विज़न, हमारी आँखें जब देखती हैं, राइट, तो ये क्या है? हमारी बॉडी के लिए इनपुट है, राइट। हियरिंग, जो भी कुछ हमारी आँखें देखती हैं, हमारी बॉडी को इनपुट मिल रहा है। हियरिंग, जब भी कोई बाहर से हमारे पास कोई साउंड आती है, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, और जब आप इस YouTube वीडियो चैनल को ओपन करके लेक्चर जब सुनेंगे तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, तो मेरी आवाज़ आपके कानों के लिए क्या हो गई? इनपुट हो गई, राइट। इसी तरह नाक के लिए हमारी क्या हो जाती है? ये जो हमारी जो नाक के लिए जो बाहर से जो भी गंध आती है, वो स्मेल जो है वो हमारी नाक के लिए इनपुट है। इसी तरह हमारी जीभ के लिए जो भी हम खाते हैं वो टेस्ट जो है वो अपने आप में इनपुट है। जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन नाक अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से अंदर लेते हैं, तो जो चीज़ हम अंदर ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए इनपुट है। तो जो इंस्पायर्ड एयर है, जो हम उसको बेसिकली हम जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ जो हमारे अंदर सांस जाती है, वो इंस्पायर्ड एयर भी हमारी बॉडी के लिए क्या हो गई? इनपुट हो गई। इसी तरह टैक्टाइल सेंसेशन, हमारी स्किन के लिए जो भी चीज़ें हम फील कर पाते हैं, गर्म है, ठंडा है, चुभता है कोई चीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जितने भी सेंसेशन है वो हमारी स्किन के लिए क्या हो गए? इनपुट हो गए। इसी तरह जो हम लिक्विड पीते हैं, चाहे वो पानी हो, दूध हो, जूस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमारी बॉडी के लिए वो क्या हो गया? लिक्विड इनटेक हमारी बॉडी का क्या हो गया? इनपुट हो गया। इसी तरह जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी का क्या हो गया? फूड इनटेक हो गया, जिसको हम सॉलिड इनटेक भी कह सकते हैं। तो ये सब हमारी बॉडी के क्या हो गए? इनपुट्स हो गए। अब हम आउटपुट के ऊपर जाएंगे। जब हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी आप बोल रही हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर से सिग्नल्स बाहर आ रहे हैं जो साउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्पीच क्या होगी? मेरी बॉडी आउटपुट दे रही है।
जो लेक्चर की फॉर्म में आपके पास पहुंच रही है वाया यूट्यूब वीडियो चैनल, राइट। बिहेवियर, जिस तरह से हम अपने आसपास की सराउंडिंग में रहने वाले अपने साथियों से व्यवहार करते हैं, वो हमारी बॉडी से अंदर से बाहर आता है और वो हमारी बॉडी का आउटपुट हो गया। इसी प्रकार अपीयरेंस, जो हम दिखते हैं, जिस तरह का हमारा जेस्चर पोस्चर होता है, जो हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है, वो हम सब क्या मिलकर हमारा अपीयरेंस बनाता है। वो हमारी बॉडी हम आउटपुट देती है बाहर के सराउंडिंग को, कि सब बाहर वाला हमारी एक इमेज बना सकता है कि हमारा अपीयरेंस क्या है। इसीलिए मैं बार बार जब पर्सनल ग्रूमिंग के सेशन देती हूँ तो बिहेवियर और अपीयरेंस पे हमेशा जोर देती हूँ, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपकी अपीयरेंस डिसेंट है, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। आपकी स्पीच जो आप बोल रहे हैं, अगर बोलने में आपकी नम्रता है, आपके शब्दों में क्लैरिटी है, तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपकी पर्सनल ग्रूमिंग को प्रेजेंट करती हैं और आपकी एक बहुत अच्छी इमेज आपके साथियों के बीच में, आपके टीचर्स के सामने, आपके समाज में, और कभी भी कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटी होती है तो उसमें ये सब चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं। तो हमें इन आउटपुट्स के ऊपर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है कि हमारी स्पीच क्लियर हो, क्लैरिटी ऑफ स्पीच रहे, हमारा बिहेवियर बहुत ही अच्छा हो और हमारा अपीयरेंस एकदम डिसेंट हो, राइट। ये तीनों इनपुट हमारी बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो हम एयर एक्सहेल करते हैं, हम अपने सांस से बाहर निकालते हैं, वो उसको कहते हैं एक्सपायर्ड एयर, और वो हमारी बॉडी से बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो लेके बाहर आती है। तो हमारी बॉडी हमें सराउंडिंग्स को इनपुट दे रही होती है। इसी तरह जब हमारी बॉडी मूव करती है, बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं उसके माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी उसके माध्यम से आउटपुट देती है। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर हम लिक्विड इंटेक लेते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में इम्बैलेंसिंग हो जाएगी। तो उस लिक्विड इंटेक में जो वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं और जो लिक्विड वेस्ट होता है वो भी हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है। तो ये भी हमारी बॉडी को क्या हो गया, आउटपुट हो गया, जो बहुत ज़रूरी है बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। इसी तरह जब हम फूड अपने इंटेक लेते हैं और अगर हम सारा फूड ही अंदर रखेंगे हमारी बॉडी में तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हो जाएगा, हमारी बॉडी में इंडाइजेशन हो जाएगा। तो जो हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना वो बॉडी ले लेती है और जब बाकी वेस्ट है उसको प्लस बॉडी की कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को उसमें मिला के हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है, जिसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं। और ये निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़ेस हो सकती हैं। नेक्स्ट, ये जो मेथड हैं कम्युनिकेशन के, इसमें हमने देखा कि हमारी बॉडी इनपुट्स भी देती है और आउटपुट्स भी देती है। और ये इनपुट्स एंड आउटपुट्स एक ब्लैक बॉक्स, वो ब्लैक बॉक्स हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, हमारा कोई डिवाइस हो सकता है, जिसमें हम बॉडी से अगर इनपुट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट होता है वो बेसिकली हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और जब अगर हम इंटरनल बॉडी की बात करें तो जो भी इनपुट हमारी बॉडी ले रही है उसके ऊपर वो ब्लैक बॉक्स डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो उन इनपुट के ऊपर वर्क करके जितना नीड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो वेस्ट है उसको बाहर एज अ आउटपुट निकाल देते हैं, राइट। तो ये वेरियस इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो हैं वो इनको बहुत तरीके से मेज़र भी किया जा सकता है और एनालाइज भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में मेजर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स कौन कौन से हैं। तो पहला मेजर फिजियोलॉजिकल सिस्टम है बायोकेमिकल सिस्टम, जिसको हम अपनी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हम उसको इंजीनियरिंग की भाषा में बोलें तो ये हमारी बॉडी का न्यूमेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम, अगर हम अगेन इंजीनियरिंग की भाषा में बोलें तो ये हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इंजीनियरिंग की भाषा में इसे अगर कहें तो ये हमारी बॉडी का हाइड्रोलिक सिस्टम है।
ये जितने भी सिस्टम्स हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ये अगर हम ब्रेक करते चले जाएं तो ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है वो बहुत सारे सब सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स का बना, यानी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को हम सब सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑर्गन है वो टिश्यूज़ का बना होता है, तो ऑर्गन नंबर ऑफ टिश्यूज़ का है, तो अगर हम ऑर्गन को ब्रेक करें तो हमें टिश्यूज़ का एक लेवल मिलता है। और अगर हम टिश्यूज़ की बात करें, अगर हम एक टिश्यू को ब्रेक करते हैं तो वो नंबर ऑफ सेल्स की बने होते हैं। तो अगर हम टिश्यू को ब्रेक करें तो वो कहाँ पहुँच जाता है, एक सेलुलर लेवल पे आ जाता है, यानी सेल्स, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट सेल हो गया। एंड अगर हम सेल को भी ब्रेक करें तो सेल का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो ये अपना बेसिकली किसी भी सिस्टम को अगर हम ब्रेक करते जाएं तो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, मॉलिकुलर लेवल हो गया। या अगर हम उससे ऊपर की बात करें तो सेलुलर सिस्टम हो गया, यानी सेल, और अगर सेल की भी हम उसका ब्रेक कर दें तो मॉलिक्यूल्स। तो मेजर गोल जो है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का है कि हम इन एलिमेंट्स से, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वो कम्युनिकेट करें इंफॉर्मेशन को, उसको मेज़र करें। जब हम इन सिग्नल्स को मेज़र करेंगे तभी हम पा पाएंगे कि ये पर्टिकुलर जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सिग्नल एकदम स्टैंडर्ड से मैच खाते हैं तो यानी ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम पूरा काम कर रहा है, और अगर नहीं खाते हैं, नहीं मैच होते हैं, तो फिर फिजियोलॉजिकल सिस्टम में कोई ना कोई डेफिशिएंसी, डिजीज़ एट्सेट्रा है, जिसको फिर डॉक्टर्स डायग्नोज करके एंड देन उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बायोकेमिकल सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, एक उसका ओवरव्यू लेंगे, और बाकी सिस्टम्स जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। इनफैक्ट हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे केमिकल सिस्टम्स होते हैं, और ये सब मिलकर अपने आप में एक केमिकल फैक्ट्री बनाते हैं। और ये केमिकल फैक्ट्री डिफरेंट वर्क करती है। पहला वर्क क्या करती है कि वो बॉडी की एक्टिविटी के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी जब हमेशा हम जब जग रहे होते हैं तो ज़्यादातर हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, कुछ ना कुछ काम कर रही होती है, और किसी भी काम को करने के लिए भी इंजीनियर हम ये जानते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी ये हमारी जो बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है, राइट। इसी तरह अगर हमें कोई सिग्नल को कम्युनिकेट करना है तो उस सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो उन सिग्नल्स को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ले जा रहे हैं। तो ये इसके लिए जो मैसेंजर एजेंट्स हैं वो भी ये केमिकल फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है। इसी प्रकार आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम पैदा हुए थे, आज हमारे सामने कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, 4 से 5 केजी उसका वेट होता है, और हाइट अगर माने तो 1 से 2 फुट की, राइट। एंड धीरे धीरे हम 5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट तक के भी हो जाते हैं। तो ये जो हमारी ग्रोथ हो रही है, और हमारी बॉडी में कंटिन्यूस क्या होती है, सेल्स डेड भी होती रहती हैं, नई बनती भी रहती हैं। तो इनकी जो रिपेयरिंग है, जैसे किसी भी मशीन को रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ मशीनरी हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए भी हमें मशीनरी की भी रिपेयर की हमें आवश्यकता है। तो रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ के लिए जिन मटेरियल्स की आवश्यकता होती है बॉडी को, वो भी केमिकल फैक्ट्री ही प्रोड्यूस करती है। इसी तरह जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको करने के लिए जिन भी सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बॉडी, ये जो हमारी केमिकल फैक्ट्री है, वो उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक ले जाती है। हम बायोकेमिकल सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो इस बायोकेमिकल सिस्टम में, ये बायोकेमिकल सिस्टम हमारा क्या है, विद इन द बॉडी है। तो इसको इनटेक की आवश्यकता है, तभी ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगी। आउटपुट तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रोड्यूस करती है, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको इनटेक क्या क्या चाहिए होती है।
तो पहला इनटेक है हमारा फूड, जो हम खाना खाते हैं। बेसिकली वो हमारी मशीनरी का फ्यूल कहलाता है। जैसे हम कोई भी गाड़ी अगर चलाते हैं तो उसमें हमें फ्यूल भरवाना पड़ता है। इसी तरह अगर हमें अपनी ह्यूमन बॉडी रूपी मशीन को चलाना है तो हमें खाना होता है, प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट खानी होती है, जंक फूड नहीं खाना होता, इस तरह की टॉक्सिक खाना नहीं खाना होता। हमें सात्विक खाना और हेल्दी न्यूट्रिएंट खाना खाना होता है। इसी तरह हमें वाटर चाहिए होता है, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी में भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारी बॉडी का इंटेक है वो वाटर है। वाटर किसी भी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, दूध है, छाछ है, पानी है, जूस है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, पर हमें वाटर लेना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारी बॉडी के लिए और केमिकल फैक्ट्री के लिए वो एयर है, क्योंकि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो उसके साथ हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री वर्क ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको हर केमिकल रिएक्शन को करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये तीनों क्या हुए हमारी बॉडी के इनटेक हो गए, राइट। इसी तरह जो सोर्स मटेरियल्स, जो वेरियस केमिकल रिएक्शन बेसिकली करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो सोर्स मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। मतलब जो बॉडी की जो केमिकल फैक्ट्री है वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है। ये केमिकल फैक्ट्री बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स भी रखती है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। जो नेसेसरी कंट्रोल चाहिए कि एक बैलेंस फॉर्म में हो। ऐसा नहीं हो कि एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई तो होती जा रही है, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए बॉडी अपने आप में बहुत करिस्मेटिक मशीनरी है, अपने आप में पूरी एक फैक्ट्री है। तो ये जो केमिकल ऑपरेशन के लिए जो नेसेसरी कंट्रोल करने के लिए जो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो भी एक केमिकल फैक्ट्री रखती है, इसके पास होते हैं। इसी प्रकार जब इस केमिकल फैक्ट्री ने केमिकल रिएक्शंस कर ली और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल गए, वेस्ट प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री से, केमिकल फैक्ट्री से बन के बाहर आ गए, अगर वो बॉडी में ही पड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में डिजीज़ डेवलप करेंगे। तो उन वेस्ट को, जो केमिकल फैक्ट्री का बेसिकली आउटपुट है, एक तरह का वेस्ट है बेसिकली, जिसको बॉडी से बाहर निकालना, यूज़फुल वेस्ट नहीं है, यूज़लेस आउटपुट है, तो वो उसको बाहर निकालने के लिए जो डिस्पोजेबल सिस्टम होता है वो भी केमिकल फैक्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और वो डिस्पोजेबल सिस्टम के माध्यम से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट बाहर आ जाता है। होप आपको टर्मिनोलॉजी जो आज हमने यूज़ की हैं, इन विवो मेज़रमेंट, इन वाइट्रो मेज़रमेंट, मेन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, बायोमेट्रिक्स एट्सेट्रा, एंड देन उसके बाद हमने फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में जाना कि कौन कौन से होते हैं, और बायोकेमिकल सिस्टम को हमने डिटेल में स्टडी किया है। होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे से क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, और करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे पता लगेगा कि आप लोगों ने वाकई मेरे इस वीडियो लेक्चर को सुना है, समझने की कोशिश की है, और उस अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। पर प्लीज़ आप स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, ताकि अगर सपोज़ आपका एक प्रश्न आता है और बाकी सबका भी सेम ही प्रश्न है, तो जब मैं जवाब दूँ तो आंसर सबको मिल जाए। रेगुलर पढ़ाई कीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखिए, और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही याद कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स।